नमस्कार। भव्य भारत डायलॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक शिक्षक व अमृतकाल में मिला बेरोजगारी का तोहफा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब, एक कलम दुनिया बदल सकती है। भारत में वर्तमान शिक्षक अपने लक्ष्यों को कवर करने में असमर्थ है, क्योंकि एक शिक्षक और सैकड़ों ड्यूटी, लाखों खाली पद कैसे बदलेगी बच्चों की दुनिया। भारत महत्वपूर्ण शिक्षक रिक्तियों से निपट रहा है, जो कुछ राज्यों में लगभग 60 से 70% है। देश भर में 1 लाख से अधिक एकल शिक्षक स्कूल मौजूद हैं। शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ा है और मानक शिक्षक छात्र अनुपात का पालन नहीं होता। शिक्षकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए उचित निगरानी प्रणाली का अभाव और उचित फीडबैक प्रदान करने वाली प्रणाली का अभाव है। टीईटी के परिणाम पात्रता परीक्षण उत्तीर्ण करने वालों में से केवल 3-4% ही हैं। फिर भी आंकड़े दिखाते हैं कि उनको भी तय समय पर शिक्षक की नौकरी नहीं मिलती। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने, नौकरी के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक रूप से सुदृढ़ आदि में मदद करती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने का संकट इस तथ्य से स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत में ग्रेड 5 के लगभग आधे बच्चे 2 अंकों की साधारण घटाव की समस्या को हल नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक स्कूलों में कक्षा 8 से 67% बच्चे गणित में आधारित आकलन योग्यता में 50% से कम स्कोर करते हैं। भारत में वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण कठिनतम लक्ष्यों को कवर करने में असमर्थ है। लगभग 20% नियमित शिक्षकों और 40% संपर्क शिक्षकों के पास प्रारंभिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक योग्यता नहीं है। निजी कोचिंग कक्षाओं की संस्कृति में वृद्धि और वहां शिक्षकों की भागीदारी ने अध्यापक को व्यापारी बना दिया है। पर्याप्त संख्या में योग्य एवं उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षण में विभिन्न स्तरों पर व्यापक भ्रष्टाचार ने शिक्षा व्यवस्था को दीमक की तरह चाट लिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टडी ने पाया कि प्रशिक्षण डिजाइन करने में शिक्षक फीडबैक का कोई व्यावसायिक समावेश नहीं है। कक्षा परिणाम के घटते स्तर पर लगभग आधे शिक्षकों का मानना है कि सभी बच्चे अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण उत्कृष्ट शैक्षिक परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। केवल 25% शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षा को शामिल करते हैं और 33% अपने शैक्षणिक दृष्टिकोण में कहानी कहने या भूमिका निभाने का उपयोग करते हैं। या तो वो प्राथमिकताएं नहीं देते या उनके पास समय नहीं है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मानकों के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद ने 1994 में अपनी स्थापना के बाद से सभी संस्थानों में से केवल 30% को ही कवर किया है। आज तक शिक्षक, शिक्षा संस्थानों, नामांकित छात्रों और प्रस्तावित कार्यक्रमों की संख्या और विवरण का कोई सटीक वास्तविक समय डेटाबेस देश में नहीं है। देश भर में आज 17,000 शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं जो बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी स्वीकृति भर्ती को ध्यान में रखते हुए पूर्ण संचालन पर ये टीईटी पर हर साल 3 लाख शिक्षकों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले 19 लाख से अधिक नए प्रशिक्षण शिक्षक पैदा कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के सभी स्कूलों में लगभग 94 लाख शिक्षक हैं, लेकिन हर साल शिक्षक शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की कुल संख्या का कोई भी संतोषजनक हिस्सा भर्ती नहीं हो पाता। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश भर में 42 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने गैर सरकारी हितधारकों के सहयोग से 2017 में राष्ट्रीय शिक्षक मंच या दीक्षा की शुरुआत की।
दीक्षा को उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक योग्यता अंतराल को संबोधित करने के लिए एक स्टॉप समाधान के रूप में देखा गया है, जो उनके कौशल अंतराल को संबोधित करते हैं और उन्हें वे जो चाहते हैं, जहां वे चाहते हैं, सीखने के लिए सशक्त बनाते हैं। शिक्षक कौशल और प्रेरणा दोनों मायने रखते हैं और व्यक्तिगत रूप से लक्षित निरंतर प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से सीखने में सुधार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के बाद सार्वजनिक या निजी शिक्षकों के वेतन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यह इस पेशे की ओर सर्वश्रेष्ठ युवा दिमागों को आकर्षित करेगा और इसे खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद करेगा। शिक्षकों को विषयों को फिर से सीखने और फिर से सीखने की जरूरत है और जिस तरह से इसे पढ़ाया जाना चाहिए, सिर्फ परीक्षा के पास करने के लिए रटने और सिखाने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ फोकस समूह चर्चा द्वारा पूरक बनाया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल में मौजूदा शारीरिक प्रशिक्षण के पूरक मिश्रित मॉडल के माध्यम से निरंतर व्यावसायिक विकास प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। एक प्रौद्योगिकी सक्षम मंच जो प्रशिक्षण को एक वार्षिक कार्यक्रम के बजाय एक सतत गतिविधि बनाने की अनुमति आवश्यक है। गुणवत्ता का एक अन्य मुख्य निर्धारक पाठ्यक्रम है जिसे नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी शिक्षा प्रणाली वैश्विक मानकों के अनुरूप है। आदर्श रूप से यह देखते हुए कि शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा इनपुट और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा शास्त्र के अच्छे मिश्रण की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आयोजित किए जाने वाले एकीकृत 4 वर्षीय विषय विशिष्ट कार्यक्रमों की ओर एक बदलाव की वकालत कर रहे हैं। इसकी व्यापक स्वीकार्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों सहित एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से एक सामान्य मान्यता ढांचे को डिजाइन किया जाना चाहिए। मान्यता की एक पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली घटिया टीआईटी को हटाने और बाकी में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आधार बन सकती है। अकेले शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के व्यापक परिदृश्य और वर्तमान क्षमता बाधाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि कई मान्यताएं एजेंसियों को पैनल में रखा जाए। अच्छी सामग्री बनाने के अलावा शिक्षकों के प्रौद्योगिकी उपयोग पैटर्न जुड़ाव के लिए सरलीकरण की क्षमता और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने में प्रधानाध्यापकों की भूमिका पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। सुधारों को प्रशासनिक इच्छा शक्ति से संचालित किया जाना चाहिए और एक अच्छी तरह से स्थापित शासन तंत्र के माध्यम से निष्पादित किया जाना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया बच्चा 1.5 ग्रेड स्तर की समकक्ष प्राप्त करता है, जबकि एक बुरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए बच्चे को केवल आधा शैक्षणिक वर्ष मिलता है। इस देश के भविष्य के निर्माता के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना समय की प्रमुख आवश्यकता है। वहीं देश की अधिकांश जनता के लिए आर्थिक संकट भले ही जानलेवा हो चुका हो, लेकिन सरकार ने इस दौर को अमृतकाल नाम दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 8 साल में आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई। 2021 में भारत में रिकॉर्ड 1,64,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की। यह संख्या 1967 के बाद सबसे ज़्यादा है। इसमें 1/4 संख्या दिहाड़ी मजदूरों की है और 2/3 लोग ऐसे हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या इससे कम कमा रहे थे। इसके अलावा आत्महत्या करने वालों में गरीबों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आत्महत्या के इन मामलों में सबसे प्रमुख कारण आर्थिक यह कैसा अमृतकाल है जिसमें लोग तंगहाली के चलते जान दे रहे हैं। अगर आप आर्थिक आंकड़ों पर गौर करें तो ये जान देने वालों लोग उसी वर्ग के हैं जिस पर नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी की मार सबसे ज़्यादा पड़ी। भाजपा सरकार की आर्थिक कुनीतियों ने अमीरों को तो और अमीर बनाया, लेकिन आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सरकार निर्मित महंगाई और बेरोजगारी आम जनता पर कहर बनकर टूट रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो
भाजपा की कॉरपोरेट परस्त नीतियां गरीबों की जान ले रही है। देश में व्यापक आर्थिक विसंगति और गैर बराबरी कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा सिर्फ दो उदाहरणों से लगाया जा सकता है। पहला, 2020 से 2021 के बीच देश में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, लेकिन इस दौरान एक पूंजीपति ने अमीरों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2014 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर लगभग 11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल यानी जनवरी से अगस्त 2022 तक अडानी की संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। 31 अगस्त को बताया गया कि पिछले 24 घंटों में अडानी की संपत्ति 42,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। एक तरफ आम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का संसाधन एक व्यक्ति के पास इकट्ठा हो रहा है। नोटबंदी के बाद से ही देश में छोटे और मझोले व्यापार पूरी तरह चरमा गए हैं। निम्न मध्यम वर्गीय कामगार जनता के आय के साधन एक एक कर छिन रहे हैं। आम जनता के पास न रोजी रोजगार है और न ही भविष्य में कोई आशा है। ऊपर से आसमान छू रही महंगाई और 45 साल की चरम बेरोजगारी में लोगों के पास जीवन यापन का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आत्महत्या कर रहे हैं मजदूरों और गरीबों की संख्या इस बात की तस्दीक करती है कि देश में आर्थिक संकट लोगों की जान ले रहा है और निकट भविष्य में इसे लेकर कोई उपाय नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जो पढ़ी लिखी कुशल कारीगर कामगार आबादी है, उसकी दशा और भी खराब है। सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 8 सालों में 22.5 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए फॉर्म भरे, जिनमें से मात्र 7 लाख को नौकरी मिल पाई। यानी 22 करोड़ में से 21 करोड़ 93 लाख युवा न चाहते हुए भी बेरोजगार हैं। इसी से जुड़ा दूसरा आंकड़ा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का है, जो कहता है कि 45% लोगों ने निराश होकर काम की तलाश ही छोड़ दी है। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कैसी भयानक बेरोजगारी और आम जनता में कितनी निराशा है। आज सेना से लेकर बैंक, रेलवे और सभी सरकारी विभागों में ठेका प्रथा लागू करने का अभियान चल रहा है। लोगों से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा छीनी जा रही है। निजीकरण का जिन भाजपा सरकार के सिर ऐसा चढ़ा है कि इसके खतरे के प्रति आगाह करने वालों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी सलाह 24 घंटे में वापस लेनी पड़ी, जिसमें उसने कहा था कि तेजी से निजीकरण के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। सरकार संस्थाओं के मुंह पर ताला लगा रही है, लेकिन निजीकरण के पीछे हटने को तैयार नहीं है। देश की संस्थाएं समझ रही हैं कि निजीकरण के चलते देश का भविष्य बेरोजगारी और महंगाई के दलदल में फंसने जा रहा है, लेकिन निरंकुश सरकार संस्थाओं को बोलने और सलाह देने तक से रोक रही है। आज देश 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी का सामना कर रहा है। उस पर महंगाई ऐतिहासिक रूप से बढ़ गई है, जो आरबीआई के मानकों और नियंत्रण से बाहर है। इस वक्त देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने रोजगार देने की बात तो दूर, पहले से मौजूद रोजगार या तो बंद कर दिए या फिर अपनी नीतियों के जरिए छीन लिए। इसी का परिणाम है कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार 8 साल में 8 लाख नौकरी भी नहीं दे सकी। असली सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि देश जबरदस्त तरीके से और लगातार आर्थिक कुप्रबंधन की मार झेल रहा है, जिसके चलते रोजगार बचा ही नहीं है। एक तरफ देश के बड़े बड़े संस्थानों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी, जीएसटी, तालाबंदी और ऐसे ही अन्य फैसलों ने प्राइवेट सेक्टर, छोटे और मझोले उद्योगों को तोड़कर रख दिया है। इसी का नतीजा है कि देश भयानक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। अर्थव्यवस्था संकट में है, महंगाई आसमान पर है और भाजपा के पास इन समस्याओं से निपटने का कोई उपाय मौजूद नहीं है। असल सवाल यह है कि दिनों दिन बढ़ता यह संकट क्या हमें किसी गंभीर संकट की तरफ ले जा रहा है? यह भयानक गैर बराबरी और बेरोजगारी हमारे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। सहभार न्यूज़क्लिक.com, कृष्णकांत,
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, विचार व्यक्तिगत हैं। डॉक्टर सत्यवान सौरभ कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार। धन्यवाद। नमस्कार। भव्य भारत डायलॉग्स। नमस्कार।